This is the most important video you will ever watch on English 2. So listen carefully. अब देखो, जो आपका इंग्लिश 2 का पेपर आएगा उसके अंदर जो सब्जेक्टिव पार्ट होगा उसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट मारने हैं। कैसे अटेम्प्ट मारने हैं वो मैं आपको बोलता हूँ। एक क्वेश्चन 16 मार्क का होता है। डन। अब हर एक पार्ट में से एक एक क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट मारना है। मतलब शेक्सपियर में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट मारना ही पड़ेगा, पोएम में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट मारना ही पड़ेगा, स्टोरी में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट मारना ही पड़ेगा। 3 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, गुड। अब जो एक क्वेश्चन बचा, आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट मारने थे, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट मार लिए। अब जो एक क्वेश्चन बचा आपका, इट कैन बी फ्रॉम एनी ऑफ द 3, और वो एनी आपका कौन सा होना चाहिए वो मैं आपको बोलूँगा इस वीडियो में, दैट इज़ पोम। अब देखो, सिंपल सी बात है, शेक्सपियर और स्टोरी से बहुत सिंपल होती है आपकी सारी की सारी पोएम्स। अब हर एक पार्ट को कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं आपको बोलूँगा, स्टार्टिंग विथ शेक्सपियर। अब शेक्सपियर की जितनी भी कहानी है, रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, वो बहुत लेंदी है। So the first thing which you would do is do not give priority to the वर्कबुक ऑफ शेक्सपियर। अब समझो मेरी बात ध्यान से। शेक्सपियर को समझने के लिए आपको पहले फ्लो समझना होगा, क्योंकि शेक्सपियर की बुक में बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे सीन्स हैं, और अगर आपको सही में मार्क्स लाने हैं इंग्लिश में, आपको शेक्सपियर को अच्छा करना पड़ेगा। अब वो आप कैसे करोगे? एक यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ सुधीर करके, जिसमें सुधीर सर इंग्लिश पढ़ाते हैं। उनसे आप शेक्सपियर की वीडियो में जो भी आपके टाइम पर नॉवेल है, इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली जूलियस सीजर, आप उनसे सारे के सारे वीडियो से इंग्लिश पहले सीख लीजिए। ओके, ही एक्सप्लेन्स पैराग्राफ वाइज एंड ही इज जस्ट टू गुड इन दिस एक्सप्लेनेशन, राइट, ऑफ नॉवेल्स। अब जब आपने पूरी की पूरी कहानी का फ्लो समझ लिया, सेकेंड थिंग विच यू नीड टू डू इज़ रीड टेक्स्ट बुक केयरफुली। अब मेरे टाइम पर मैंने अपनी टेक्स्ट बुक जो शेक्सपियर की थी वो मैंने 20 बार पढ़ ली थी। इस वजह से मुझे अभी तक याद है दैट शाइलॉक को स्टोन हार्टेड मैन बोला जाता है, और वो किसके द्वारा बोला जाता है? ड्यूक के द्वारा। ऐसे ही आपको एक एक लाइन अपने, एक एक लाइन तो नहीं बोलूँगा मैं, बट एक एक, आई बिलीव एक एक पेज पर मालूम होना चाहिए कि क्या क्या लिखा हुआ है। मीन्स ऊपर ऊपर से आप हर एक पेज पर स्टोरी बता सको, वैसी आपकी परिस्थिति होनी चाहिए। शेक्सपियर में मैं बोलूँगा, क्योंकि शेक्सपियर में आपको बोल देगा वो कि एक्ट 3 सीन 2 में क्या क्या हुआ था, फिर आपको लाइक क्लिक होना चाहिए कि अच्छा ये हुआ था उधर। डन। ऐसा होना चाहिए आपका शेक्सपियर का प्रिपरेशन। नाउ द थर्ड थिंग इज़ अंडरस्टैंड कैरेक्टर वेल। अब शेक्सपियर साहब की हर एक किताब का हर एक कैरेक्टर जो होता है वो बहुत ही डेप्थ में उन्होंने लिखा है। डेप्थ में मीनिंग हर एक कैरेक्टर का डिफरेंट इमोशन है, डिफरेंट स्वभाव है, हर एक कैरेक्टर का अलग चरित्र है, तो वो वर्णन करना आपको आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू डिस्क्राइब इट वेल। वो आपको कैसे आएगा? वर्कबुक में उनका हर एक कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वो आप अच्छे से लर्न कर लो और समझ लो। डन। तो यहाँ पर ख़त्म होती है आपकी कहानी शेक्सपियर साहब की नॉवेल की। अब सेकंड आता है पोएम्स। अब पोएम्स में क्या होता है? पोएम्स आर वेरी वेरी इजी, छोटी होती है, समझने लायक होती है, उसमें सिर्फ भावनाओं का खेल होता है। वह भावना का खेल क्या है मैं आपको बोलता हूँ। आपको फीलिंग्स कैप्चर करनी आनी चाहिए कोई भी पोयम की। कोई भी पोयम का जो थीम होता है, जो बैकग्राउंड होता है, जो सेटिंग होता है, वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है आपकी वर्कबुक में से। और यहाँ पर मैं आपको नहीं बोलूँगा कि आप अपनी वर्कबुक स्किप मारें, यहाँ पर आप अपनी वर्कबुक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि मैंने भी किया था, और ऐसे ही आपकी पोएम्स पर पकड़ बनेगी, क्योंकि ये पूरा भावना का खेल है। अब एक ही चीज़ को आपको 100 अलग अलग तरीके से लिखना आ गया, मतलब आपकी पोएम्स अच्छी हो जाएगी। बहुत सिंपल होता है। जैसे कि हमारे टाइम पर एक पोएम थी जो थी टेलीविज़न, इट वाज रिटन बाय रोल्ड डाल। अब उसमें एक ही चीज़ है कि बच्चों की क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट पढ़ सकते, बच्चों पर क्या क्या नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं बाय वाचिंग टेलीविज़न, और उसकी जगह पर क्यों बुक्स बहुत अच्छा एक अल्टरनेटिव है। तो यही सिंपल से फंडे को बार बार एक्सप्लेन करना है अलग अलग शब्दों में, और जो एग्जांपल पोएट ने दी है पोएम में, बस बाकी कुछ नहीं करना होता पोएम्स में यार। ये बहुत सिंपल चीज़ है। द थर्ड थिंग इज़ स्टोरी। अब स्टोरी में तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, रीड एंड अंडरस्टैंड द फ्लो। अब स्टोरी में क्या होता है,
देखो शॉर्ट स्टोरी रहती है आपकी, शेक्सपियर जितनी लंबी नहीं होती, तो आप बार बार अगर पढ़ लोगे ना स्टोरी, तो फिर आपको वो जहन में बैठ जाएगी। और स्टोरी में तो क्या वो लोग बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन देते हैं, दैट डिस्क्राइब द सेटिंग, डिस्क्राइब द एनवायरनमेंट। तो फिर आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए कि ऐसा ब्लू कलर के स्टॉल थे, जैसे कि सीबिया बहुत बड़े मार्केट में से जाती थी वगैरह वगैरह। कुछ भी हो, सेटिंग आपको लिखनी आनी चाहिए स्टोरी की, कि स्टोरी में से सेटिंग के क्वेश्चन बहुत आते हैं। दैट्स ऑल अबाउट स्टोरी। स्टोरी तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट वाला चीज़ नहीं है। स्टोरी आप आराम से भी कर सकते हो, अगर आप एक स्टोरी को 5 बार पढ़ोगे आपको वो स्टोरी समझ में आ ही जाएगी। नाउ द थिंग अबाउट इंग्लिश टू इज़, इंग्लिश टू पूरा का पूरा कीवर्ड डिपेंडेंट सब्जेक्ट है। मतलब जो भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होगा, ही वुड बी लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर कीवर्ड इन योर आंसर। वो आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अब आपको कीवर्ड कैसे मालूम पड़ेगा? अब जो वर्ड आपकी टेक्स्ट बुक में यूज़ किया गया है, अगर आप वही सेम टू सेम वर्ड अपने आंसर में यूज़ कर दो, तो फिर एग्ज़ामिनर आपको वो कीवर्ड समझ के मार्क्स फुल ग्रांट कर देगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मेरे टाइम पर शाइलॉक करके एक कैरेक्टर था मर्चेंट ऑफ वेनिस में। अब ड्यूक ने किसी एक सीन में बोल दिया था शाइलॉक को दैट ही इज़ अ स्टोन हार्टेड मैन, राइट। अब स्टोन हार्टेड मैन, ये जो फ्रेज़ है, वेर एवर देर इज शाइलॉक, वेर आई हैव टू राइट इन माई आंसर, आई विल राइट स्टोन हार्टेड मैन एंड नॉट शाइलॉक। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्टोन हार्टेड मैन लिखता हूँ तो फिर एग्जामिनर पर ये इंप्रेशन पड़ती है कि मैंने अपनी किताब बहुत बार पढ़ी है, इसलिए मुझे क्लिक हुआ दैट शाइलॉक को स्टोन हार्टेड मैन बोलते हैं। ये देखकर एग्जामिनर को लगेगा यार सही में ये बच्चे ने बहुत अच्छा पढ़ा है, इंप्रेशन पड़ जाएगी और मार्क्स मिल जाएंगे। आपको भी सेम टू सेम यही चीज़ करनी है। तीनों के तीनों इसमें जब आपने टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़ ली होगी, आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस कैरेक्टर को किस नाम से बुलाया जाता है, कौन सा फेमस फ्रेज़ उसके लिए यूज़ किया गया है। अगर आपने वो फेमस फ्रेज़ पकड़ लिया, और हर एक चैप्टर में 4 से 5 कीवर्ड होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, और अगर आपने वो 4 से 5 कीवर्ड अपने आंसर में उतार दिए लिखते वक्त, तो फिर आपको इंग्लिश 2 में फुल मार्क्स लाने से भी कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि मेरे टाइम पर भी फुल मार्क्स आते ही थे लोगों के इंग्लिश 2 में। उन्होंने सेम टू सेम यही चीज़ की। एंड यस, वन मोर एडवाइस, आप जब भी इंग्लिश 2 में आंसर लिख रहे हो, आप अपने कीवर्ड को अंडरलाइन कर लेना। डन, दैट्स ऑल फॉर इंग्लिश 2। जो जो चीज़ें मैंने बोली अगर आपने फॉलो कर ली, तो फिर आपको बहुत ग्रेट इम्प्रूवमेंट दिखेगा अपने इंग्लिश 2 के मार्क्स में। बाय बाय।